हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूएक्सआईएस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम 30 दिनों में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज कर रहे हैं, जहां पे हम पूरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को यहां पर कवर कर रहे हैं, जो यूपीएससी सीएसई 2026 के लिहाज से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A के आर्टिकल 51 ए में ऐड किया गया था बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। यानी कि जब इंदिरा गांधी जी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए थे, उस टाइम पे जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे संविधान के प्रावधानों को चेंज किया गया था। और उसी कड़ी में ये फंडामेंटल ड्यूटीज को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। और इसके लिए इन्होंने एक कमेटी की मतलब कह सकते हैं कि कमेटी को बनाया था। और वो कमेटी कौन हेड कर रहे थे? तो स्वर्ण सिंह जी इसको हेड कर रहे थे। और इस कमेटी का जो नाम था, स्वर्ण सिंह कमेटी था। और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी ओनली, द फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। एंड इसके लिए इन्होंने जो मेन बात रखी थी कि सिटीजन्स को जो राइट्स का अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट का अधिकार है, उसी प्रकार सिटीजन्स को ये याद रखना चाहिए कि अगर आप एक तरफ राइट को एंजॉय कर रहे हैं, उसी तरफ दूसरी तरफ आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप नेशन के लिए भी कुछ करें। यानी कि मेन पर्पस ऑफ दिस फंडामेंटल ड्यूटी इज टू रिमाइंड द सिटीजन दैट while enjoying the rights, you have also the responsibility towards nation। ठीक है ना? ये याद रखना। इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज को ऐड किया गया है, ये हम समझेंगे। तो एक एक करके आप इसमें ध्यान से समझो। देखो, ये एक मैं सिंपल बात बता दूं, आपको ये सारी चीजें एक बारी याद करनी होंगी, बिकॉज आपको जब भी ये कोई ऐसी हो सकता है ऑप्शंस में आपके कहीं भी, चाहे वो आपकी मॉक टेस्ट हो या फिर एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। और आपको पता होना चाहिए, खास करके यूपीएससी के लिए भी, कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज का कौन सी कहाँ पे मेंशन्ड है, और कहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में कौन सी चीजें मेंशन है। तो उसके लिए आपको ये एक बार याद करना होगा। तो अच्छे से इसको माइंड में बैठा दो, ठीक है। सो फंडामेंटल ड्यूटीज स्टार्ट होती है आर्टिकल 51 क्लॉज ए में। ये कहता है, शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, हर नागरिक का ये कर्तव्य होगा। पहला कहता है ए, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। यानी कि ये हमारा कर्तव्य होगा कि हम हमारे आइडल्स, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम जो है, उसको हम चेरिश करेंगे, उसको हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरा कहता है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स एंड विच इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यानी कि ऐसे आइडियल्स, हालांकि ये वेग टर्म है, फिर भी हमें वो सारी चीजों का रिस्पेक्ट करना होगा जो हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में यूज की गई थी, हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के लिए इंपॉर्टेंट चीजें थी। ठीक है ना? और सीधी सी बात है कि जो हमारे आइडल फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी जो इंस्पिरेशन थी, उनकी जो प्रिंसिपल थी, उन सब चीजों को हमें चेरिश करना होगा, उनका रिस्पेक्ट करना होगा। तीसरा कहता है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी कि हमें सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को मेंटेन करना होगा, उसे अपहोल्ड करना होगा। फिर कहता है बी में, टू डिफेंड इटसेल्फ विद द ड्यूटी ऑफ द एवरी इंडियन सिटीजन टू डिफेंड कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। यानी कि जब कभी भी स्टेट को आपकी जरूरत होगी और ऐसा करने के लिए स्टेट आपको कहता है, तो ये आपकी ड्यूटी होगी टू प्रोवाइड योर सर्विस फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है। यहीं पे अगला कहता है, टू प्रमोट द हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, transcending religious, linguistic, and regional sectional diversities, and renounce the practices derogatory to the dignity of the women। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब आगे कहता है एफ में, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। तो वो जितने भी हमारे जो रिच हेरिटेज हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री और इसका एक बहुत ही हरा भरा इतिहास रहा है, बहुत ही कल्चरली और हर तरीके से हमारा एक इतिहास रहा है। उसे प्रिजर्व करने का, उसे उसकी वैल्यू करने का, ये जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे प्रिजर्व करें। ठीक है ना?
फिर कहता है टू प्रोटेक्ट and improve the natural environment including forest, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for the living creature। यानी कि हमारे जो फॉरेस्ट है, हमारा जो वाइल्ड लाइफ है, उसके प्रति हमारा जो कर्तव्य है कि हम उसे प्रोटेक्ट करें, उसे इम्प्रूव करें और साथ में जो लिविंग अदर लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके प्रति हमारी संवेदना, हमारा कंपैशन की भावना होनी चाहिए। ठीक है। फिर कहता है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, यानी कि साइंटिफिक टेम्पर यानी कि साइंटिफिकली हमें सोचने की ओर बढ़ना होगा। ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, यानी कि हर चीज में मतलब स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी यानी कि आपको क्वेश्चन करने की स्पिरिट को डेवलप करना होगा, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना होगा, लॉजिक ना उसको डेवलप करना होगा ताकि हर चीजों को आप एक साइंटिफिकली तरीके से आप उसे सोच सकें, कर सकें। फिर कहता है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जर्व वायलेंस, यानी कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करेंगे और किसी भी प्रकार के वायलेंस से दूर रहेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल द स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव activity so the nation constantly rises to the higher level of endeavor and achievement। यानी कि आप अपना सर्व विकास करने की ओर आप अग्रसित होंगे और ताकि इससे हमारा देश नई ऊंचाइयों को छूता रहे। साथ में ये लास्ट में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि अटल जी लेकर के आए थे 2002 में, उनके टाइम पे ये एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं इसी अमेंडमेंट से आर्टिकल 21 कैपिटल ए जोड़ा गया था जिसमें राइट टू एजुकेशन की बात की गई है। उसी में फंडामेंटल ड्यूटीज भी ये ऐड की गई थी, वहां पे ये कहता है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये आपका कर्तव्य होगा, यानी कि एक पेरेंट्स का, एक वार्ड का ये कर्तव्य होगा, मतलब पेरेंट का उसके वार्ड के लिए ये कर्तव्य होगा कि वो उसको इनफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे फॉर देयर एजुकेशन। ठीक है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसा कि डीपीएसपी नॉन एनफोर्सेबल है यानी कि नॉन जस्टिसेबल है, द सेम फीचर इज बिलोंग टू दिस फंडामेंटल ड्यूटी आल्सो। दिस इज आल्सो नॉट लीगली एनफोर्सेबल बट इट कैन बी यूज्ड बाय द कोर्ट टू इंटरप्रेट लॉज एंड गाइड द पब्लिक कंडक्ट एज द डीपीएसपी। जैसा कि मैंने कल डीपीएसपी में बताया था, सेम वही चीज यहां पर भी अप्लाई होगी। ये एक तरीके से रिमाइंडर की तरह काम करता है ऑफ द सिविक ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन। और ये हमने कहां से इंस्पायर होकर लिया है? तो ये हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से ही हम इंस्पायर होकर फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने यहाँ पे से अडॉप्ट किया है। और ये इनमें से बहुत सारी चीजें जो हैं ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ केसेस हुए हैं, उसमें कौन कौन से जजमेंट क्या क्या रहे हैं उन्हें समझते हैं। देखो, एम्स स्टूडेंट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये जो केस था, इसमें जो 2001 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस आता है, इसका बेसिकली जो इशू था ये था कि वेदर फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी एनफोर्स्ड बाय लॉ नॉट। तो सबसे पहले मैं एक आपसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि चलो बताओ कि अगर मान लो इसे क्या करना चाहिए, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? शुड फंडामेंटल ड्यूटीज बी लीगली एनफोर्स्ड, क्या हमें लीगली एनफोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले आप ये सोचो कि इसके दो पहलू बनेंगे, सीधी सी बात है। अगर हाँ, क्यों? अगर ना, तो क्यों? ठीक। तो अगर मैं कहता हूं यस, तो यस में हम क्या क्या सोच सकते हैं, पहले आप वो सोचो। अगर हम इसको कहते हैं कि यस इट शुड बी एनफोर्स्ड लीगली, तो सबसे पहले हम इससे क्या मिलेगा? दैट इट विल फिल द लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव वैक्यूम टू एनफोर्स डिसिप्लिन 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 एंड बिहेवियरल चेंज। ठीक है। बिहेवियरल चेंज के लिए ये इन्फोर्सेबल करने के लिए जरूरी है। दूसरा, अगर हम ना में कहें कि अगर इसको क्यों नहीं करना चाहिए, तो सीधी सी बात है, इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं ये एम्बिगुअस है। ठीक है। एम्बिगुअस है यानी कि वेग है।
समझ ही नहीं आता कि उसमें जैसे पहला है टू चेरिश द आइडियल वैल्यूज यानी सेकंड टर्म जो है, अब उसमें एम्बिग्युइटी बहुत ज्यादा है, तो इसके एक नेगेटिव चीज में हम इसको कोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला अब हम इसको अगर देखें कि इसमें और क्या चीजें ऐड हो सकती हैं, तो इसमें आप अगर यस वाले पॉइंट में मैं कहूँ तो इट कैन यानी कि दे कैन, दे प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड कराएंगे, दे प्रमोट करेंगे हमारे कॉमन कॉमन गुड को, क्योंकि हर सिटीजन अपना फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो करेगा, तो सीधी सी बात है सबके लिए एक समान कॉमन गुड डेवलप हो। ठीक है, इसी में एक अगला अगर कड़ी में बात करूं तो ये इन्फोर्स करेगा अदर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं ऑब्लिगेशंस हैं उसको इन्फोर्स करने में ये बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर दूसरी तरफ अगर मैं कहूं कि इससे क्या नहीं, अगर इसको क्यों नहीं करना चाहिए, तो उसमें ये करना चाहिए बिकॉज ये लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण ये नहीं चल पाएगा, मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस है, नहीं कर सकते, इसलिए इसको इन्फोर्सेबल नहीं करना चाहिए, ऐसा अगर कहें तो। और इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रमोटिंग पॉलिटिकल प्रोपोगंडा, ठीक है, इसलिए भी इसे यूज नहीं करना चाहिए, एनफोर्सेबल नहीं करना चाहिए। है, ये तो कुछ पॉइंट्स थे कि हम इसमें सोच सकते हैं, बट अब हमें ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे डिफरेंट केसेस में क्या कहा है। तो जैसे कि इस केस के बारे में मैं बता रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सेबल, यानी कि ये नॉट एनफोर्सेबल है, लेकिन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू देम। जैसा कि मैंने कल आपको डीपीएसपी वाले लेक्चर में बताया था कि जैसा कि पार्लियामेंट अपने लॉज के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट लॉज से डीपीएसपी को एनफोर्स करी है पिछले पास्ट में, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट चाहे तो डिफरेंट डिफरेंट लॉ से इस फंडामेंटल ड्यूटी को भी एनफोर्स करा सकती है। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज इक्वली इंपॉर्टेंट है एज फंडामेंटल राइट। व्हाई? बिकॉज ये मैंने पहले ही लाइन में बताया था, इसका पर्पस ही था कि जैसे कि इंडियन सिटीजन को राइट मिला हुआ है, वैसे ही उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है टुवर्ड्स नेशन, उसको रिमाइंड कराने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज एंड मतलब यहाँ पे इनकॉर्पोरेट की गई है। ठीक है, फिर 2011 का ये जो संजीव मांझो वाला केस था, इसमें ये था कि चाइल्ड कस्टडी एंड ड्यूटी टू प्रोवाइड एजुकेशन, ये इशू चल रहा था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 51 ए कैपिटल के, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, मैंने अभी बताया, वो एम्फेसाइज होता है, यानी कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ पेरेंट टू प्रोवाइड द एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14। सो ऑफ कोर्स ये इसमें कह रहा है कि ये इसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी, एंड ये री करता है लिंक बिटवीन द ड्यूटीज एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, पीएमए पाई फाउंडेशन एक केस हुआ था बहुत फेमस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एजुकेशनल राइट्स और ड्यूटीज के बीच में फिर ये इशू चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि हमें फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी के बीच में एक बैलेंस एस्टेब्लिश करना हो, है ना, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन और द नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये भी बहुत इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें यहाँ पे समझना होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज इज द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एवरी इंडियन सिटीजन, एंड दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द रिलेवेंस ऑफ दिस एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, तो आपको ये एक तरीके से देखना है, इससे रिलेटेड जो भी पीवाई क्यूज हो उसको जरूर से सॉल्व कर लेना, इसको याद कर लेना, बहुत ज्यादा टफ वाला ये चैप्टर नहीं है। अब बात करते हैं इंडियन फेडरलिज्म की। देखो फेडरलिज्म क्या होता है, यानी कि डुअल पॉलिटी। इंडिया हैज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 tier गवर्नमेंट है। ओवरऑल की अगर बात करें तो 2 tier मतलब कि दो तरह की सरकारें हैं यहाँ। वैसे तो देखा जाए तो तीन है, 3 tier गवर्नमेंट भी है, यानी कि जो लोकल लेवल की पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज। लेकिन ओवरऑल अगर देखें डुअल पॉलिटी, यानी कि 2 tier गवर्नमेंट, जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर लोकल गवर्नमेंट भी यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर्स की बात करते हैं, यानी फेडरलिज्म का भी जब भी जिक्र होता है तो सीधी सी बात है, मोर देन वन गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड द फेडरलिज्म। ये डुअल गवर्नमेंट डुअल पॉलिटी को बेसिकली यहाँ पे एनकोड किया जाता है। इसमें डिवीजन ऑफ पावर के थ्रू हम समझ सकते हैं, जैसे कि हमारी जो यूनियन लिस्ट है उसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, है ना, ये सारी चीजें यूनियन संभालेगा। वैसे ही स्टेट लिस्ट 66 सब्जेक्ट्स के साथ पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड, ये सारी चीजें स्टेट लिस्ट में आती हैं, तो यानी कि स्टेट का मैटर हो जाता है। और कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जहां पे स्टेट और सेंटर दोनों अपने अपने लॉज बना सकते हैं। लेकिन याद रखना, जब कभी भी स्टेट और सेंटर दोनों लॉज बनाएंगे कंकरेंट लिस्ट वाले में, तो कौन प्रिवेल करेगा?
स्टेट का नहीं, सेंटर का लॉ, यानी जो पार्लियामेंट एनफोर्स कराएगी वो लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है ना? अब इसमें ये याद रखना है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंडियन फेडरलिज्म जो है, यानी कि जो फेडरलिज्म वाला पॉइंट है, ये क्लियरली डिफाइन करता है, क्योंकि जब भी आप फेडरलिज्म जहां पे अपनाते हैं तो वहां पे आपको एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने की आवश्यकता है। जैसा कि आपको अगर याद होगा तो मैंने शुरू के लेक्चर्स में आपको फेडरलिज्म में रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का डिफरेंस बताया था, उसमें ये वाली सारी चीजें मैंने कवर करी थी। अब इसमें सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कोर्स जब एक ही सोर्स होगा दो चीजों को, यानी कि सेंटर और स्टेट को फॉलो करने के लिए, तो वहां पे हम एक एग्जैक्ट फेडरलिज्म को फॉलो कर सकते हैं, और उसके लिए एक सोर्स होना चाहिए, और वो सोर्स क्या काम करेगा? वो सोर्स काम करेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन करता है फेडरलिज्म को। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारी जुडिशरी जो है इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, और साथ में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जिससे ये इंश्योर होता है कि सेंटर अपना काम करेगी और स्टेट अपना काम करेगी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, स्टेट और सेंटर में जब भी कभी भी डिस्प्यूट होता है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है ना? और वो उसकी पावर है, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट उनका मैटर रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी फेडरलिज्म को एनफोर्स कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम बात करते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा। वाई? बिकॉज दे डायरेक्टली कम फ्रॉम द पीपल, यानी कि वो डायरेक्टली वोट होकर के कहां से आते हैं? जनता से। लेकिन राज्यसभा राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, और इसीलिए दोनों सभाएं, यानी कि लोकसभा राज्यसभा, इक्वल फुटिंग पे आ जाती हैं जहां पर संविधान को संशोधन करने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए बाइकैमरल लेजिस्लेशन भी फेडरलिज्म को एनफोर्स कराने में हेल्प करता है। अब यूनिटरी फीचर की बात करें तो जैसा कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर स्टेट दोनों के लिए है ना? स्ट्रॉन्ग सेंटर, फॉर एग्जांपल अगर जैसे स्टेट लॉज है अंडर 249 और 250, उसको ओवरराइड करने की पावर है, कि पावर टू ओवरराइड द स्टेट लॉज कौन? सेंटर कर सकता है। तो सेंटर के पास पावर है। सिटीजन्स की बात करें तो हमारे देश में सिर्फ एक सिटीजनशिप लागू होती है, यानी कि आपको राज्य का अलग से सिटीजन बनने की कोई नीड नहीं है। और इमरजेंसी पावर जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे पढ़ेंगे भी, आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट रूल लगाता है, ये किसी भी सरकार को गिरा सकता है एज पर द गिवन कंडीशन, जहां पे उसे इम्पोज किया जा सकता है। और ऑल इंडिया सर्विसेज जो आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है, ये सेंटर और स्टेट दोनों, मतलब सेंटर उसको रिक्रूट करता है, स्टेट में वो सर्विस देते हैं जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी यूनिटरी फीचर को दिखाती है। साथ में रेसिड्यूअरी पावर, यानी कि जो लेफ्ट पावर्स हैं जो कहीं मेंशन नहीं है, उसको कौन बनाएगा? तो उसको सेंटर बनाती है, अंडर आर्टिकल 248 ये मेंशन किया गया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे फेडरलिज्म को यहाँ पे एनफोर्स किया जा रहा है। जजमेंट की बात करूं तो एसआर बोम्मई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994 का ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फेडरलिज्म जो है हमारी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो कि आप सभी जानते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहां से निकल करके आई है? 1973 केशवानंद भारती केस से। तो वहां पे समय समय पे सुप्रीम कोर्ट हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें आएंगी, कौन कौन सी चीजें नहीं आएंगी, वो बताता है। इसी कड़ी में एसआर बोम्मई केस में फेडरलिज्म को सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, इट इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का ये पार्ट है। और आप किसी भी प्रकार से 356 यानी कि प्रेसिडेंट रूल को आप आर्बिट्ररी यूज नहीं कर सकते। ठीक है? सुप्रीम कोर्ट इसी में नेक्स्ट जो वेस्ट बंगाल वर्सेस इसके इसके पुराना केस था, 1963 का केस था, इसमें भी ये कहा था कि सेंटर कैन लेजिस्लेट ओवर द स्टेट मैटर्स अंडर सर्टेन कंडीशन। और सर्टेन कंडीशन कौन कौन सी है वो हम आगे वाले लेक्चर्स में कंप्लीट समझेंगे, जब सेंटर स्टेट रिलेशन करेंगे तो। ठीक है? और केशवानंद भारती केस का तो मैंने अभी जिक्र किया, जिसमें हमने फेडरलिज्म को भी बताया था, उस समय भी ये पार्ट है, लेकिन जो स्पेसिफिकली बात की गई थी 356 के तहत, वो एसआर बोम्मई केस में बात की गई थी। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। हमने आज समझा फंडामेंटल ड्यूटी, और हमने समझा फेडरलिज्म के बारे में। ठीक है? फेडरलिज्म के बारे में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यूनियन एग्जीक्यूटिव को स्टार्ट करेंगे।